और फिर उसकी उपलब्धियां। तो डॉक्टर होमी जाकिर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न फारसी परिवार में हुआ था। इसका जो जन्म था वो 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई शहर में एक फारसी परिवार जो आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपनी हाई स्कूल की परीक्षा है वो एलिफेंटसन कॉलेज से प्राप्त की थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एलिफेंटसन कॉलेज से प्राप्त की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा का अध्ययन करने हेतु वो विदेश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। तो पहले जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मुंबई के एलिफेंटसन जो स्वयं का प्रसिद्ध कॉलेज था वहां पर प्राप्त की थी। और वहां से अध्ययन करने के बाद उच्च अध्ययन करने हेतु वो विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। 24 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी सम्मेलन में भाग ले रहे थे तो इनका जो हवाई जहाज था वो पहाड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और 1966 में उसकी छोटी उम्र में ही 1909 में जन्मे थे और 66 में अल्पायु में कम उम्र में इसका देहांतवास हो गया। क्या क्या वैज्ञानिक उपलब्धि थी? लगभग 55 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी उम्र में तो देश को क्या क्या वैज्ञानिक उपलब्धि दे गए, देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया विज्ञान के क्षेत्र में। तो पहली उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि थी वो थी बाबा ने सैद्धांतिक भौतिकी पर विशेष अध्ययन किया था। जो थ्योरेटिकल भौतिक विज्ञान होती है, प्रैक्टिकली नहीं, जो थ्योरेटिकल भौतिक विज्ञान होती है उस पर उन्होंने अध्ययन किया था। ये पहली वैज्ञानिक उपलब्धि थी इनकी, सैद्धांतिक भौतिकी पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था। दूसरी जो वैज्ञानिक उपलब्धि थी, बाबा ने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया है। तो कॉस्मिक किरणें कि कॉस्मिक क्या होती है, कितनी इसकी रेंज होती है, तो कॉस्मिक किरणों पर और परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, कहां इसका उपयोग करना चाहिए, इस बात पर उन्होंने विशेष अनुसंधान किया था। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस पर भी उन्होंने काफी अनुसंधान किए थे। तीसरी जो उपलब्धि थी वो बाबा को 1942 में अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। अंतरिक्ष किरणों की खोज है वो भी डॉक्टर होमी जाकिर बाबा ने की थी। तो इसके योगदान को देखते हुए 1942 में अंतरिक्ष किरणों का क्या बनाया गया, प्राध्यापक नियुक्त किया गया। अगली जो उपलब्धि थी वो थी बाबा ने नाभिकीय कणों की खोज की, जिसे बाद में मेसोन नाम दिया गया। मेसोन बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। बहुत बार प्रश्न आता है कि डॉक्टर बाबा ने किन कणों की खोज की थी, तो मेसोन कणों की। पहले नाभिकीय कण थे तो डॉक्टर बाबा ने नाभिकीय कणों पर अनुसंधान किया था और इसके बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, मेसोन कण रख दिए। अगली जो उसकी उपलब्धि थी 1945 में बाबा को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर का अध्यक्ष बना दिया गया। तो 1945 में टाटा ने एक अनुसंधान या प्रयोगशाला स्थापित की थी बंबई में और इसका नाम रखा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर। तो इसका जो अध्यक्ष था वो भाभा को बनाया गया था और भाभा की मृत्यु होने के बाद में इसका नाम टाटा से बदलकर टाटा की जगह नाम रख दिया भाभा। इसकी याद में टाटा ने स्थापित किया था, लेकिन इसकी याद में उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया बाद में, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर। और आज भाभा के नाम से जाना जाता है। ये प्रयोग साल पहले टाटा ने स्थापित की थी, तो भाभा की मृत्यु के बाद उसकी यादगार में टाटा शब्द को हटा करके वहां पर भाभा शब्द जोड़ दिया गया और भाभा रिसर्च सेंटर बोला जाता है। आज इसी नाम से जाना जाता है इसको। 1948 में क्या हुआ,
1948 में भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ पर दो प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापित हुआ था? 1948 में। कि परमाणु ऊर्जा का विकास कैसे हो, परमाणु ऊर्जा का कहां पर उपयोग हो, इसकी स्थापना के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम रखा था परमाणु ऊर्जा आयोग। और इस परमाणु ऊर्जा आयोग का जो संस्थापक अध्यक्ष था वो डॉक्टर भाभा को ही नियुक्त किया गया था। इनकी देखरेख में इस आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इनके योगदान को देखते हुए इनका प्रारंभिक या संस्थापक अध्यक्ष है वो डॉक्टर भाभा को ही बनाया गया। इसके बाद में अगली जो उसकी उपलब्धि थी, डॉक्टर भाभा के निर्देश में देश में 3 परमाणु भट्टियां, परमाणु ऊर्जा आयोग बना 1948 में। इसके बाद में देश में सबसे पहले 3 परमाणु भट्टियां जिसका नाम था अप्सरा, साइरस और जलिना। 3 परमाणु भट्टियां अप्सरा, साइरस और जलिना, तीनों परमाणु भट्टियों का निर्माण है वो डॉक्टर भाभा की देखरेख में ही किया गया था। क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग बना दिया 1948 के बाद में परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए 3 भट्टियों का आविष्कार किया, साइरस, जलिना और अप्सरा, और तीनों भट्टियों का निर्माण है वो डॉक्टर भाभा की देखरेख में ही किया गया था। तो प्रश्न बहुत बार आता है बोर्ड में कि डॉक्टर भाभा की देखरेख में किन परमाणु भट्टियों का निर्माण किया गया था। यह प्रथम तौर पर जो परमाणु भट्टियां विकसित की गई थी, निर्मित की गई, इसका क्या नाम था? एक का नाम था साइरस, एक का नाम था जलिना और एक का नाम था अप्सरा। इसके बाद जो अगली उपलब्धि थी वो थी भाभा के निर्देश में 1963 में देश के परमाणु बिजली घर, पहला जो परमाणु बिजली घर है तारापुर, पहला परमाणु बिजली घर कि परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, इसके लिए मुंबई के तारापुर नामक शहर में क्या बना दिया गया? परमाणु ऊर्जा से बिजली का, विद्युत का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया। वो भी भाभा के देखरेख में किया गया था, जहां जिस जगह का नाम था तारापुर, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो इसकी उपलब्धि थी वो थी भाभा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सलाहकार थे। देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके वैज्ञानिक सलाहकार है वो डॉक्टर भाभा थे। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान करने थे, जो भी नई खोज करनी थी, जो भी प्रयोगशाला स्थापित करनी थी, उनको स्थापित करने से पहले देश का जो पहला प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर भाभा से विचार विमर्श करते थे। देश के उसके वैज्ञानिक सलाहकार थे। विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी कार्य होते थे उसकी सबसे पहले डॉक्टर भाभा से राय ली जाती थी और इनके अनुसार ही उनकी गाइडलाइन तय की जाती थी। भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। परमाणु विज्ञान का जो जनक था वो भाभा को, इसका मतलब है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का आविष्कार या विकास है वो भाभा की देखरेख में हुआ था, इसलिए डॉक्टर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। इसके बाद में जब 1986 में इसकी मृत्यु हुई, 1955 में जेनेवा में एक वैज्ञानिक सम्मेलन था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कहां पर करना चाहिए, इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए जेनेवा में एक वैज्ञानिक सम्मेलन रखा गया था। उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था, दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां पर इकट्ठे हुए थे और बिंदु सिर्फ एक था कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। इसको विकसित कर लिया, लेकिन इसका उपयोग कहां पर होना चाहिए। तो वहां पर जो सम्मेलन चला था, उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो भारत की तरफ से डॉक्टर भाभा को नियुक्त किया गया था। ये भी इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी कि पूरी दुनिया का जो वैज्ञानिक सम्मेलन था उसका जो प्रारंभिक अध्यक्ष था वो डॉक्टर भाभा को बनाया गया था। और उसी सम्मेलन में डॉक्टर भाभा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये बात कही थी कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो कहां पर होना चाहिए। इस बात पर चर्चा करते हुए बताया कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए
और समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि विनाशकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। क्योंकि 1945 जो विश्व युद्ध चल रहा था वहां पर जापान में जो परमाणु बम गिरे थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, उस विनाश को देखते हुए कि आगे इस तरह का विनाश न हो, इस विनाश को देखते हुए ही ये सम्मेलन बुलाया गया था। और उस सम्मेलन में डॉक्टर बाबा ने कहा था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो शांतिपूर्ण कार्य के लिए करना चाहिए, मानव हित में करना चाहिए, न कि विनाशकारी कार्यों में करना चाहिए। ये शब्द उसी सम्मेलन के द्वारा ही बोले गए थे। ये भी उनकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी और इसका परिणाम ये निकला कि आज तक परमाणु बमों का उपयोग नहीं हुआ है। ये इन्हीं की सोच थी और इस सम्मेलन में इन्होंने ये बात बताई थी। डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी, तो डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी का जन्म कहां पर हुआ था, क्या कहां पर इन्हें शिक्षा प्राप्त की थी और कौन कौन सी इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां, विज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था। तो डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी का जन्म, डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी है वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, पादपों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, सिर्फ पौधों पर अध्ययन किया था उन्होंने। तो इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। राजस्थान के वैज्ञानिक थे पंचानंद महेश्वरी। तो इनका जन्म है वो 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। डॉक्टर महेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। जन्म जयपुर में हुआ था और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इलाहाबाद चले गए और आगरा कॉलेज से अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। और आगरा कॉलेज में इलाहाबाद शिक्षा लेने के बाद आगरा की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाने का, अध्ययन कराने का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, ढाका विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो पहला जो कार्य पढ़ाने का किया था वो किया था आगरा यूनिवर्सिटी में। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले गए, लखनऊ विश्वविद्यालय में चले गए और ढाका विश्वविद्यालय में चले गए। 1948 में डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आ गए और 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बोर्ड डिपार्टमेंट था, पादप विज्ञान विभाग या वनस्पति विज्ञान का जो डिपार्टमेंट था उसका उनको हेड अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 18 मई 1966 को दिल्ली में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या क्या योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में जिनके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। तो पहली जो इनकी उपलब्धि थी या पहला विज्ञान के क्षेत्र का जो योगदान था वो था गुण विज्ञान और पादप विज्ञान में सम्मिश्रण से नई शाखा का विकास किया था कि गुण विज्ञान क्या होती है और पादप विज्ञान दोनों में क्या संबंध होता है। इस बात पर उन्होंने अनुसंधान करके, रिसर्च करके एक नई शाखा का विकास किया था। डॉक्टर महेश्वरी ने फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि करने के और पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी कि फूलों का जो विभिन्न भाग होते हैं फूलों के, इन विभिन्न भागों को पोषण कैसे प्राप्त होता है या कृत्रिम रूप से उनको पोषण कैसे प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जा सकती है, इस बात पर भी उन्होंने अनुसंधान किए थे। डॉक्टर महेश्वरी के मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी और इनके निर्देशन में लगभग 60 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगली जो उनकी उपलब्धि थी वो थी डॉक्टर महेश्वरी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना था। टिश्यू कल्चर पर शोध किया, तुमने क्या बताया, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन व टेस्ट ट्यूब संवर्धन पर शोध करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की थी। टिश्यू कल्चर का मतलब
ऊतक शब्द का मतलब पौधे का किसी भी भाग से आज जो एक कर्ण पर आपके कर्मरोपण होता है कि पौधे का कोई भी भाग काट करके इनसे दूसरा पौधा प्राप्त किया जाता है। ये विधि सबसे पहले डॉक्टर पंचानन महर्षि ने विकसित की थी। जो टेस्ट ट्यूब कल्चर होता है वो पादभूमि टेस्ट ट्यूब कल्चर, इसके बाद ही मनुष्य मिला हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब कल्चर की जो टेस्ट ट्यूब कल्चर के बारे में जो अनुसंधान किए थे वो भी सबसे पहले पंचानन महर्षि ने ही किए थे। इसके बाद में अगली जो उनकी उपलब्धि थी कि डॉक्टर महर्षि ने अपने विषय के अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। कि पादप विज्ञान के बारे में जहां भी कोई सम्मेलन होते थे भारत की तरफ से डॉक्टर पंचानन महर्षि इसमें भाग लेते थे। अगला जो प्रश्न है छोटे वाला एक नंबर वाला, डॉक्टर बाबा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति पता की? अंतरिक्ष किरणों में कौन सा कण होता है इस बात की पहचान डॉक्टर बाबा ने की थी। वो डॉक्टर बाबा ने बताया था कि अंतरिक्ष किरणों में एक नाभिकीय कण नाम का एक और कण पाया जाता है और इसी नाभिकीय कण को आगे जाके क्या नाम दे दिया गया? मेसोन नाम दिया था। तो उत्तर होता है कि बाबा ने अंतरिक्ष किरणों में नाभिकीय कण या मेसोन कणों की पहचान की थी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आपका, चर के अनुसार आनुवंशिक दोष के क्या कारण है? चर ने बताया था कि माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण उसकी पैदा होने वाली संतान में भी ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि का कारण बताया था आनुवंशिक दोष का मुख्य कारण। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई थी? पहली जो नियुक्ति थी डॉक्टर सीवी रमन की वो किस पद पर हुई थी? भारत सरकार के अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के पद पर हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो भरतपुर में केवलादेव पक्षी भरणी की स्थापना में किस वैज्ञानिक का योगदान था? किस वैज्ञानिक ने भरतपुर में केवलादेव पक्षी भरणी की स्थापना करने के पक्ष में तर्क दिए थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर सलीम अली। आगे बात करेंगे अपन, क्योंकि सलीम अली का दूसरा जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है उसी तरह से डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अली, डॉक्टर सलीम अली, तो डॉक्टर सलीम अली का वैज्ञानिक परिचय क्या है? कहां पर इनका जन्म हुआ था? कहां से उन्होंने प्राणी शिक्षा प्राप्त की? उस शिक्षा कहां पर प्राप्त की? और विज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था? डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे में एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था। सलीम अली मुस्लिम जाति से आता था। बॉम्बे में इसका जन्म एक सुलेमानी, कौन सा मुसलमान था? सुलेमानी मुस्लिम था। तो इनके परिवार में 12 नवंबर 1826 को हुआ था। ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। कौन सा क्षेत्र का शोध करने के लिए? पक्षियों पर शोध किया और प्रकृति के बारे में। तो पक्षी वैज्ञानिक व प्रकृतिवादी थे। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। इन्होंने भारत का बर्डमैन, भारत को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। भारत का बर्डमैन कौन है? डॉक्टर सलीम अली। इसके पीछे कारण था जो इनकी वैज्ञानिक उपलब्धि बताएंगे अपनी, क्यों माना जाता है इसको बर्डमैन के नाम से क्यों जाना जाता है? पक्षी वैज्ञानिक थे वो। डॉक्टर सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। क्यों माना जाता है बर्डमैन?
इसके पीछे सबसे पहला कारण था कि वो भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे भारत में घूम करके व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण करने का आयोजन किया था कि कौन सी जाति के पक्षी कहां पर पाए जाते हैं और कहां पर उनका निवास हो सकता है। और आज जो वन्य जीव की गणना चलती है वो इसी पर आधारित है। उनकी किताब में भारतीय पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। डॉक्टर सलीम अली लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और 91 वर्षीय सलीम अली का निधन 1987 में हुआ था। तो इनकी मृत्यु है वो कैंसर नामक बीमारी से हुई थी और 91 साल की उम्र में इसका निधन हो गया था। कौन कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी इनकी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलोड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर ध्यान किया और असमान रंग की गोरिया की पहचान की थी। तो एक पक्षियों के बारे में या पक्षियों पर अनुसंधान रिसर्च या शोध करने के लिए मुंबई में एक रिसर्च सेंटर था जिसका नाम था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक संस्थान था, एक अनुसंधान केंद्र था, रिसर्च सेंटर था जिसका सचिव था कौन है? WS मिलोड। तो WS मिलोड के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया? पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया, पक्षियों के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया और असमान रंग की एक विशेष पक्षी को चुना था जिसका नाम था गोरैया। उस गोरैया पक्षी पर उन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ एरोस्पेरो की रचना की थी, एक किताब लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, इसका नाम था द फॉल ऑफ स्पेरो की रचना की थी। उस आत्मकथा में उन्होंने पूरी बात लिखी थी कि कौन से पक्षी कहां पर पाए जाते हैं, कैसी उनकी जीवन शैली है। उन्होंने पहले पतली गर्दन वाली गोरिया की खोज की थी, एक विशेष पक्षी जिसकी गर्दन पतली होती है, जिसका रंग असमान होता है, जिसका नाम गोरिया होता है। उस गोरिया की खोज डॉक्टर सलीम अली ने ही की थी। डॉक्टर सलीम अली की याद में भारत सरकार ने 1990 में कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनॉलजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी याद में कोयम्बटूर में एक पक्षियों पर और प्रकृति पर अध्ययन करने के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। ये सारी उपलब्धियां हैं डॉक्टर सलीम अली की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहां पर हुआ था, कहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, प्राथमिक शिक्षा कहां से प्राप्त की, उच्च शिक्षा के लिए वो कहां पर गए और क्या क्या उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो इनका जन्म है वो तमिलनाडु राज्य का एक जिला था जिसका नाम है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जिले का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनुषकोडी। उस धनुषकोडी गांव में ही 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, पिता का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन, और माता का नाम आसिया था। तो पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और मां का नाम आसिया अम्मा था। रामेश्वर में प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरे के हार्ट्स हाई स्कूल
विज्ञान का अध्ययन करने तो दाखिल हुए। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी 5वीं तक की जो शिक्षा थी वो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में, वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद उच्च अध्ययन करने के लिए वो रामनाथपुर में चले गए। और जो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि का जो आधार था वो आधार उसी प्रारंभिक क्लास उसके गांव की जो प्रारंभिक स्कूल थी वहां पर पढ़ते हुए ही उनकी जो उपलब्धियों का मेन जो आधार बना था वो वही से बना था। क्योंकि उसमें जो उनकी स्कूल थी उस स्कूल में को कमरे नहीं, बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ पेड़ के नीचे वो पढ़ा करते थे। तो उनके जो अध्यापक थे अय्यादुरे सोलोमन, उनके जो अध्यापक थे वो उनके प्रेरणा स्रोत बने थे। वो जब भी अय्यादुरे सोलोमन पढ़ाते थे तो अब्दुल कलाम उनकी तरफ ध्यान न देख करके सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखते रहते थे। और उसमें से दिमाग में एक ही बात आती थी कि पक्षी हैं वो आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या पक्षियों की तरह मनुष्य आकाश में नहीं उड़ सकता। ये उनके दिमाग में हमेशा बात हुआ करती थी। और जब अय्यादुरे सोलोमन उसको टोकते थे तो सिर्फ वो एक ही प्रश्न करते थे कि पक्षियों की तरह मनुष्य आकाश में क्यों नहीं उड़ सकते। सोलोमन का गुरु मंत्र जो उनके अध्यापक थे, जो प्रेरणा स्रोत थे उनके अय्यादुरे सोलोमन, उन्होंने अब्दुल कलाम को सिर्फ 3 बात बताई थी शिक्षा के तौर पर। क्या बताया था उन्होंने कि सोलोमन का गुरु मंत्र जीवन में सफलता पाने के लिए उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा था कि अगर जीवन में सफल होना है या जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। 3 बातों की जरूरत होती है उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। वो सोलोमन ने कौन सा गुरु मंत्र दिया था? दृढ़ इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये 3 बात बता दी। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी भी बात को सीखने की इच्छा शक्ति और रहनी चाहिए। बिना इच्छा शक्ति के कोई बात सीखी नहीं जाती। तो पहला जो गुरु मंत्र दिया था दृढ़ इच्छा शक्ति, कि हर बात को सीखने के लिए मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना दृढ़ शक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा जो मंत्र दिया था वो दिया था उन्होंने आस्था। जो सिखाने वाला होता है वो चाहे किसी भी तरह का हो, कैसा भी हो, उसमें आस्था रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा उसमें आस्था रखता है उतनी जल्दी उस बात को सीख पाता है। तीसरे जो मंत्र दिया था उन्होंने, तीसरा दिया था उम्मीद। उम्मीद, जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यानी निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक बार किसी काम को करने में असफलता मिल जाती है तो फिर उसको निराश न होकर के फिर उम्मीद करनी चाहिए और फिर उस काम में दृढ़ इच्छा शक्ति और आस्था के साथ उसमें लग जाना चाहिए। तो ये 3 बात बताई तो दृढ़ इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। और जो उम्मीद वाला तीसरा जो गुरु मंत्र था वो उसको जब DRDO में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में जब वो एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे तो लगभग भारत सरकार के कई करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। इसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिली थी, वो परियोजना असफल हो गई थी। उसमें उनका ये गुरु मंत्र काम आया और अब्दुल कलाम ने हार माने बिना फिर जुट गए। और इसके बाद में से जब उपलब्धि आई वहां पर देख रहा हूं जो मिसाइलों का निर्माण किया था वो इसी उम्मीद, जो तीसरा उसका गुरु मंत्र था, इसी को आधार मान करके उन्होंने इसका निर्माण किया था। कलाम के जीवन का आधार बना ये 3 जो बातें थी उनकी, यही कलाम के सफल होने का आधार बना। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। 1954 में अंतरिक्ष विज्ञान में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया।
27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। 2015 में 27 जुलाई के दिन IIM शिलोंग में वो छात्रों से रूबरू हो रहे थे, उसी समय हार्ट अटैक हुआ और उसका निधन हो गया। क्या क्या उपलब्धियां थी जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है? 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संघ ने हावर क्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। सबसे पहले भारत सरकार ने उसको 1958 में रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संघ जो हावर क्राफ्ट परियोजना होती है उस संगठन में या उस संस्थान में उसको वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया गया। 1962 में कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त। तो 1958 में होता 4-5 साल के बाद 1962 में उन्होंने क्या किया? इसरो में वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर उसको नियुक्त कर दिया। डॉक्टर कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद में जो अमेरिका की वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक जो संगठन है वो इसरो है, अमेरिका क्या है? नासा है। तो फिर उसको नासा में इसका सिलेक्शन हुआ और वहां से उन्होंने रॉकेट प्रक्षेपण कि रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करने के लिए वो नासा चले गए। डॉक्टर कलाम की देखरेख में भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा गया। तो नासा से प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद भारत का जो पहला रॉकेट था नाइके अपाचे उनको छोड़ा गया था। हर लाइन में प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम रॉकेट का क्या नाम था? तो इसका नाम था नाइके अपाचे। वो कलाम की देखरेख में ही छोड़ा गया था। डॉक्टर कलाम को SLV परियोजना का प्रबंधन बनाया गया। SLV परियोजना का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। उपग्रह छोड़ने का जो यान है उसका निर्माण करने वाली जो संस्था थी इसका प्रबंधक डॉक्टर कलाम को ही बनाया गया था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में SLV 3 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। पहले SLV 1 का निर्माण हुआ, सफलता नहीं मिली। SLV 2 का हुआ, सफलता नहीं मिली। फिर SLV 3 तीसरा जो उपग्रह प्रक्षेपण यान था उसका निर्माण किया और फिर अंतरिक्ष में उसकी देखरेख में छोड़ा गया था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। भारत की तरफ से पहला उपग्रह था रोहिणी। उस रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही छोड़ा गया था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया। तो डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में 1983 में भारत सरकार ने मिसाइलों का निर्माण करने के लिए एक संगठन या कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में डॉक्टर कलाम को ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी देखरेख में मिसाइलों का निर्माण शुरू किया था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नामक मिसाइलों का विकास और प्रक्षेपण किया गया। और जो मिसाइल बनाने वाली कमेटी थी उसका प्रमुख कलाम को बनाया गया और कलाम की देखरेख में भारत में 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया जिनका नाम था पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन 5 मिसाइलों का निर्माण डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही हुआ था। इसलिए ही कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण परमाणु बमों का परीक्षण 1974 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम को उसमें भी हुआ था। और इसके बाद में जब दूसरा भूमिगत प्रमाण परीक्षण हुआ 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका जिम्मा किसको दिया था? डॉक्टर कलाम को ही दिया था। तो इसकी देख रेख में दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। कलाम को 2002 से 2007 तक भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। विज्ञान विषय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2002 से 2007 तक भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उससे उसको सम्मानित किया गया और वो भारत का राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इतना योगदान था, पूरे देश पर विज्ञान क्षेत्र में इतना कर्जा चढ़ गया था कि भारत सरकार ने जो अपना सबसे ऊंचा जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो भी उसको प्रदान कर दिया। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां किसी भी कलाम कलाम वाले में से। तो डॉक्टर कलाम का रक्षा अंतरिक्ष में क्या योगदान? अगर प्रश्न आता बोर्ड में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक उपलब्धियां बताइए, तो जो सारी अभी वो सारी उपलब्धियां बतानी पड़ेगी। अगर ये अलग प्रश्न आता है कि डॉक्टर कलाम का रक्षा अंतरिक्ष में क्या योगदान है, रक्षा क्षेत्र में और अंतरिक्ष में क्या योगदान है, तो सिर्फ 3 लाइन का उत्तर देना है। डॉक्टर कलाम ने इसरो और डीआरडीओ में कार्य करते हुए देश को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश व अग्नि जैसी मिसाइलों का निर्माण डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही किया गया था। डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष क्षेत्र में SLV-3 का निर्माण भी किया था। तो ये प्रश्न कलाम